हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज 23 अगस्त को जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। जो पहला सवाल है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट थे। इसमें क्या रखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। तो अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूँ तो मुझे पता है कि जब प्रिंसिपल 100 होता है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है R इंटू टी, रेट इंटू टाइम। तो यहाँ रेट कितनी है 5 और टाइम कितना है 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 रुपये। यानी 100 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये है। लेकिन मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1600 रुपये। इसका मतलब कितने गुना 160 गुना। तो प्रिंसिपल भी मेरा कितने गुना हो जाएगा 160 गुना, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना होगा 16,000 रुपये। लेकिन इसने प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि 3 साल बाद उसी रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है 5%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हमें पता है कितना हो जाएगा 15.7625%। कैसे? क्योंकि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कैसे निकलता है a क्यूब 3a² 3a। अब अगर आप a की वैल्यू 5 डालेंगे तो 5 का क्यूब 125, तो यहाँ आ गया 25, 2 डिजिट फिक्स करते हैं इसके लिए भी इसके लिए भी 1 कैरी। 5 का स्क्वायर 25 या 75 और 1 कैरी है 76 और यहाँ 5 या 15, यानी 100 रुपये पर 15.7625 का क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 100 रुपये पर। लेकिन मेरा प्रिंसिपल कितना है 16,000। तो जब मेरा प्रिंसिपल 16,000 रुपये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस 16,000 रुपये का कितने परसेंट हो जाएगा 15.7625%। और जब आप इसे निकालेंगे तो कैलकुलेशन में फंसने की जगह आप क्या लगा लें ds लगा लें। ds, इसका ds आ गया 7, 7 और 2 9, 5 5 10 और 6 16 और 1 17, 17 का मतलब 8, 8 7 56 और 6 और 5 11, 11 का मतलब 2। यानी मेरा जो भी आंसर आएगा उसका ds 2 होगा। देखिए यहाँ 5 5 10 3 13 2 15, 15 का मतलब 6, इसका ds 6 है, ये आंसर नहीं होगा। 5 2 7 2 9, इसका ds 9 है, ये आंसर नहीं होगा। 5 2 7 2 9, इसका ds कितना है 2, हमें भी कितना चाहिए 2, ये आंसर हो सकता है। लेकिन 5 या 15 और 2 17, 17 का ds 8। मेरे सवाल का ds 2, केवल एक ही ऑप्शन में ds 2 मिल रहा है, मेरा आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं है, वो आपसे यही चाह रहा है कि आप 16,000 का इतने परसेंट निकाल के इसकी कैलकुलेशन करें। हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 12/2/2022 से 11/2/2023, मतलब एक साल का क्या पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 73,000 रुपये पे, यानी 73,000 का मुझे कितने परसेंट निकालना है 15%। तो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इसका 10% निकाल लो पहले 7300 और फिर उसका 5% और निकाल लेना, या सीधे आप ds अप्लाई कर दो, डिजिटल सम लगा दो आप। इसका ds 7 3 10 1, इसका ds 6, 6 इंटू 1 6, मेरा आंसर वो होगा जिसका ds 6 होगा। यहाँ देखो 5 4 9, 7 + 1 8, नहीं हो सकता। 5 2 7 1 8, नहीं हो सकता। यहाँ देखो 9, 5 और 1 6, इसका ds 6 है, ये हो सकता है। 5 4 9, इसका ds 4, नहीं हो सकता। सवाल का ds 6, एक ही ऑप्शन का ds 6 है, करेक्ट आंसर सी होगा। कुछ नहीं करना, 5-10 सेकंड का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 475 पे 15% की छूट मिलने पर कितने रुपए की छूट होगी, यानी मुझे 475 का 15% निकालना है। क्या करेंगे सीधा ds लगा देंगे 15%, क्योंकि परसेंटेज का ds पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सारे सवाल ds से हो रहे हैं भाई, 5-5 10-10 सेकंड के सॉल्यूशन है। देखो यहाँ 7 2 9, 2 बचा, यहाँ हो गया 7, यहाँ 5 1 6, 6 7 42 42, यानी ds कितना है 6। मेरा आंसर वो होगा जिसका ds 6 है। 7 2 9 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 7 2 9, 5 5 10, 10 का मतलब 1 नहीं हो सकता। जब ये तीनों नहीं है तो यही होगा, चाहे चेक करके देख लो। 7 2 9, 5 और 1 6, ds कितना है 6। आंसर हमारे सवाल का ds 6, इसका ds 6, आंसर है डी। शुरू के तीनों सवाल ds से हुए हैं, 10-10 सेकंड के सॉल्यूशन है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगा देता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतने रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य, मतलब आपको मार्क प्राइस निकालना है। तो मैंने मान लिया मेरा मार्क प्राइस 100 रुपए है, जब उसने 10% की छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 90 रुपए, लेकिन इस पर क्या लगाया 8% का टैक्स लगा दिया। अब देखो यहां 90 का 8% पॉइंट में आएगा, तो इसलिए मैंने क्या करा मार्क प्राइस को 1000 मान लेता हूं, सेलिंग प्राइस को 900। अब इसका 8% कितना हो गया 72, यानी मेरा जो फाइनल प्राइस है जिसमें उसको वो वस्तु पड़ेगी वो पड़ेगी 972। यानी जब मार्क प्राइस 1000 रुपए है तो लास्ट में पड़ रही है 972 की, और उसने कितने का भुगतान किया है, उसने भुगतान किया है आपको 34020 का, यानी 972 की वैल्यू ये, तो एक की वैल्यू 34020 अपॉन 972। लेकिन मुझे क्या निकालना है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब 1000 से गुणा कर दूंगा। अब देखिए यहां डीएस में इसमें भी लगा सकता हूं, लेकिन यहां नीचे का डीएस 9 बन रहा, तो 9 वाले में आपको पता है 369 वाले केस में डीएस फेल हो जाता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 9 से काट देता हूं। 9 का 9, 9 8 72, 9 तिया 27, कितना बचा 7, 9 सत्ते 63, कितना बचा 7, 9 8 72, फिर 9 से काट देता हूँ, 9 दूनी 9 का 9, 9 दूनी 18 12, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 420, 6 से काट दो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 35, 35 गुणा 1000, करेक्ट आंसर इज 35,000, 35,000 इस सवाल का सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज सी, सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा भाई x और 1/x का एवरेज m है, तो एवरेज का मतलब x प्लस 1/x अपॉन 2, भाई एवरेज क्या होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स, तो 2x प्लस 1/x का एवरेज 2 है, सॉरी x और 1/x का एवरेज m है, तो x प्लस 1/x अपॉन 2 इक्वल टू m, इट मीन्स x प्लस 1/x इक्वल टू 2m। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि नंबर तो यहां भी 2 है, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू g होती है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2, और डिवाइड किससे करना है 2 से, तो 4m स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूंगा 2m स्क्वायर, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1, आंसर है 2m स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट आंसर इज डी। तो 5 सवाल हमारे हो गए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 9 क्रमांकित संख्याओं का औसत 132 है। देखिए यहाँ नंबर कितने हैं 9, और जब ओड नंबर्स होते हैं तो मुझे पता है अगर ये 9 नंबर हैं तो एवरेज यहाँ आएगा और 4 नंबर इधर होंगे और 4 नंबर इधर, और एवरेज कह रहा है 132। तो जब ये 4 नंबर इधर होंगे और कैसे नंबर हैं ये इवन नंबर्स, तो हर एक नंबर में भाई कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स में हर बार 2 बढ़ेगा, अगला नंबर क्या होगा 134, फिर 136, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना एक्स्ट्रा होगा इससे 8, और ये वाला कितना कम होगा इससे, इधर भी 4 नंबर है तो ये 8 कम, तो इधर 8 एक्स्ट्रा इधर 8 कम, तो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो यहाँ जो नंबर होगा वो हो जाएगा 132 प्लस 8, और यहाँ नंबर हो जाएगा 132 माइनस 8, तो नंबर में डिफरेंस कितने का हो जाएगा 16 का हो जाएगा भाई, -8 और 8, मतलब यहाँ से और यहाँ से के बीच कितने नंबर का डिफरेंस होगा 16 का। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो सबसे बड़ा नंबर होता 132 प्लस 8 इवन नंबर, और सबसे छोटा नंबर होता तो वो होता 132 माइनस 8, चाहे आप करके देख लो, ये हो जाएगा 140 और ये आ जाएगा आपका 132 माइनस 124, तो देख लो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 16 का है, नहीं है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कल को कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताओ, या इनका डिफरेंस पूछेगा, तो आंसर आ जाएगा 16, करेक्ट आंसर इज 16। देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा चावल के प्रति मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% का मतलब है 1/4, तो यानी पहले प्राइस 4 था, अब कितने का हो गया 5, अगर ये प्राइस है तो कंजम्पशन 5 से 4 होगा, अगर 5 से 4 होगा तो कितने की कमी हो रही है, 1 की, कितने पर 5 की, और इसी में कितने की कमी करी है, ये ओरिजिनल कंजम्पशन है, तो ये कमी कितने की करी है 6 की, तो यहाँ 6 की, तो यहाँ भी 6 की, इसका मतलब ओरिजिनल जो कंजम्पशन था वो कितना था 30, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था 30 किलोग्राम, और रुपए कितने खर्च कर रहा था 1200, तो पहले 1200 रुपए में 30 किलोग्राम आ रहा था, यानी प्राइस क्या है, हमने 1200 रुपए खर्च करे और कितने किलोग्राम आया 30 किलोग्राम, इसका मतलब 40 रुपी
पर केजी इसका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। सही है, तो करेक्ट आंसर इज सी, 40 रुपीज पर केजी। ये सारे सवाल क्लास में करा रखे हैं, पूरे जितने भी 25 सवाल हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपकी सीट से बाहर हो। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी सीट में हैं। देखिए इनका एचसीएफ कह रहा है तो 0.05, देखिए आपको पता है, अगर मैं आपसे कह दूं A/B एंड C/D 2 फ्रैक्शन है, इनका एचसीएफ निकालिए, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा ऊपर वालों का एचसीएफ ले लूंगा और नीचे वालों का एलसीएम। कल को आपसे इनका एलसीएम भी पूछ सकता है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, ऊपर वालों का एलसीएम ले लूंगा और नीचे वालों का एचसीएफ ले लूंगा। तो जब एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, और जब एलसीएम पूछता है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है, वो बात ये है भाई कि जब आप इन्हें फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये हो जाएगा 5/100, ये 5/10, ये 25/100 और ये 125/100। अब या तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए, और अगर आप बिना सिंप्लीफाई के आंसर निकालना चाह रहे हैं कि आप इन्हें सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, तो सबका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। दोनों तरीके से करके बताता हूं। देखिए अगर मैं इनको सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहा तो यहां 100 है, यहां 10, यहां 100, यहां 100, केवल यहां 10 है, तो मैंने क्या करा, एक जीरो ऊपर बढ़ा लिया, एक नीचे। अब यहां भी 100 हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वालों का एचसीएफ, इनका एचसीएफ 5, इनका एलसीएम 100, तो 5/100 0.05 आंसर आ गया। या इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे, ये हो गया 5/100 यानी 1/20, ये 5/10 यानी 1/2, ये 25/100 यानी 1/4, और ये 125/100 यानी 5/4, 25 से डिवाइड कर दिया। अब क्या आएगा, ऊपर वालों का एचसीएफ, तो 1115, इनका एचसीएफ 1, और नीचे वालों का एलसीएम 2244 का एलसीएम 20, तो 1/20, ये भी क्या हो गया 0.05। तो मेरे कहने का मतलब ये है, या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो तो फिर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप डिनोमिनेटर सेम नहीं कर रहे तो फिर आप पहले सिंप्लीफाई करिए, फिर ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, ऐसे आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 0.05। इसमें जितने भी आंसर ये ग्रीन कलर से हैं वो सारे आंसर्स हैं, मैंने पहले ही लगा दिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। देखिए अगर आप इसे डिटेल में करते तो आपको क्या करना होता है, इन सब का एलसीएम लेकर कितना ऐड करना पड़ता है, 3। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे और 2-3 सेकंड में ही सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 छोड़ता है, तो यानी उसका डीएस क्या होगा, 3, क्योंकि अगर 9 से डिवाइड होता पूरा, देखिए यहां कह रहा है 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 3, यानी उस संख्या के अंकों का योग 3 होना चाहिए। यहां देखिए 5 और 1 6 नहीं हो सकता, 7, 5 12, 12 का डीएस 3, 5, 4 9, इसके तो अंकों का योग 9 है, ये तो 9 से पूरा डिवाइड होगा, 5, 1 6, इसके अंकों का योग 6, यानी 9 से डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर 6 छोड़ेगा, ये 3, ये पूरा डिवाइड होगा 9 से, और ये रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 6। तो उसने कहा था रिमाइंडर 3 छोड़ना है, तो कौन सा नंबर छोड़ रहा है रिमाइंडर 3, जिसका डीएस 3 है, और किसका डीएस 3 है, ये रहा। तो करेक्ट आंसर इज बी, यानी ये भी सवाल आपका डीएस और डिविजिबिलिटी से हो जाएगा आसानी से। कह रहा 30 टेबल का सीपी, तो 30 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है, कोई बात नहीं, 0 से 0 खत्म। देखिए यानी 3 वस्तु का सीपी 4 का एसपी के बराबर है, इसका मतलब सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है 3, तो 4 की वस्तु 3 में बेच दी आपने, कितने का नुकसान हुआ, 1 का, कितने पर 4 पर, तो 1 का नुकसान 4 पर, 25% लॉस। करेक्ट आंसर इज डी, 25% का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा उसे। नेक्स्ट कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से 10 रुपए में कितने खरीदे, 4, और 10 रुपए में कितने खरीदे, 5, उतने ही संतरे खरीदे हैं। तो जितने पहले खरीदे थे उतने अब खरीदे, लेकिन हमने खरीदे कितने हैं, यहाँ 4, यहाँ नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, यहाँ रुपए हैं, तो भाई यहाँ खरीदे 4 और यहाँ खरीदे 5, तो पहले इन्हें इक्वल करो क्योंकि दोनों जगह कितने खरीदे हैं, बराबर। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से, और यहाँ भी 4 से। तो अब मैंने यहाँ कितने रुपए खर्च कर दिए, 50, और यहाँ कितने रुपए खर्च कर दिए, 40, यानी मेरे रुपए कितने खर्च हो गए, 90 रुपीज खर्च हो गए। और आर्टिकल कितने आए, 20 यहाँ, कितने आर्टिकल आ गए, 40। ये खरीदते समय बात है, लेकिन जब मैं इसे बेच रहा हूं तो बेच किस हिसाब से रहा हूं, तो भाई बेचते
टाइम क्या हो रहा है, अगर एसपी की बात करूं तो 20 रुपए में 9 बेच रहा है। 20 रुपए में कितने? 9। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आर्टिकल खरीदने और बेचने का सवाल हो और प्रॉफिट लॉस निकलवा रहा हो तो जितने आर्टिकल खरीदते हैं उतने ही बेचे जाते हैं, तभी आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंट में। तो 40 खरीदे 9 बेचे, तो आर्टिकल को बराबर करो, यहां 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 9 से, यहां 40 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 40 से। अब इसका कोई रोल नहीं है, नंबर ऑफ आर्टिकल समान हो गए। अब मैंने देखा सीपी कितना था 810, मैंने 810 में खरीदे थे और बेच कितने में दिए 800 में बेच दिए। जीरो से जीरो खत्म, क्योंकि जब भी मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम रेशो से चल जाएगा। तो 81 की 80 में बेची तो एक का नुकसान कितने पर 81 पे, परसेंट में आंसर निकालना है तो इनटू में 100%। यानी पहली बात तो यह है कि 81 सीपी है, 81 सीपी है और 80 है एसपी। तो खरीदी ज्यादा में थी बेची कम में, इसका मतलब लॉस हो रहा होगा, ये खत्म, गेन वाला ऑप्शन खत्म, यहां भी लॉस है और यहां भी लॉस है। तो देखिए अपॉन में 81 आ रहा है, इसमें 81 नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में ये भी खत्म, केवल एक ऑप्शन बचा, करेक्ट आंसर इज बी। मेरा सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल बेसिक सवाल था, कह रहा है 2 प्रकार के चावल, एक के प्राइस है 11 रुपए पर केजी, दूसरे की प्राइस है 21 रुपये पर केजी, और जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसकी प्राइस है 17 रुपये पर केजी। बिल्कुल बेसिक सवाल है। 21 में से 17 घटा दो 4, 17 में से 11 घटा दो 6, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, करेक्ट आंसर इज 2:3। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ये कितने की 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट पे पूछिए, इसको लिखना था कि सिंपल इंटरेस्ट पे, और अगर नहीं दे रखी तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पे ही कैलकुलेट करनी है, जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से कुछ नहीं कह रखा। हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू होता है कितना पैसा बढ़ा देखिए मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला बता रखा है कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो इस टाइप के सवाल आप 5-10 सेकंड में खत्म कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है कितना पैसा बढ़ा कितने पर, इनटू में टाइम, इनटू में 100%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5। कितना पैसा बढ़ा, कह रहा दुगनी हो जाती है, यानी 1 से कितनी हो गई 2। तो जब 1 से 2 हो गया तो बढ़ा कितना 1, कितने पर 1 पर, कितने समय में वही निकालना है, इनटू में 100। यहां भी परसेंट है, यहां भी परसेंट। अब मुझे पता है कि यार इससे ये 8 बार कट जाएगा तो टी की वैल्यू इधर गुणा हो जाएगी टी की, तो इधर क्या बचेगा 8, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई 8 साल। बिल्कुल बेसिक एक लाइन का सवाल है। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। ये कौन सा फॉर्मूला है, M1D1H1/W1। ये बेसिक फॉर्मूला है, M1D1H1/W1 इक्वल्स टू M2D2H2/W2। कैसे, देखिए टोटल कितने दिन है 150, कितने लोग काम पर लगे हैं 200, 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ, तो ये जो काम है ये 1/4 हुआ है केवल, तो कितना काम रह गया 3/4। भाई पूरा काम 1 होता है, 4 में से 1 हो गया तो 4 में से कितना रह गया 3। एम कितने लगे हैं, लोग कितने लगे हैं 200, काम कितने दिन पूर्व में हुआ, यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ, यानी दिन अभी 50 ही खर्च हुए हैं, तो काम को पूरा समय में करने के लिए, मतलब जो टाइम फिक्स करा था उसमें ही करना है, तो दिन फिक्स करे थे 150, खत्म हो गए 50, तो बचे कितने 100। कह रहा कितने आदमी लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो M2 की वैल्यू निकाल ली, 4 से 4 खत्म हो गया भाई, 100 से ये खत्म हो गया 200 बार, तो 5 दूनी 100 या 300। M2 की वैल्यू कितनी आ गई 300, यानी ये जो काम खत्म करेंगे कितने आदमी खत्म करेंगे 300, लेकिन पहले से कितने आदमी लगे हुए हैं 200। तो कह रहा अतिरिक्त आदमी बताने जो एक्स्ट्रा लगाए, तो 300 में से 200 तो पहले ही लगे हुए हैं, तो कितनों की और जरूरत है 100 आदमी की जरूरत और है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 300 आदमी काम खत्म करेंगे लेकिन 200 पहले से ही लगे हुए हैं, इसलिए कितने और चाहिए 100 और चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा 12 मैन प्लस 18 वुमन एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 9 मैन 9M प्लस 18 वुमेन उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 पंजे 60M प्लस 18 पंजे 90 90W, 6 9 छंग 54
54m 18 छक 108 W। भाई इसको इधर ले आएंगे 6m 18W, 6 गुना 6 6 18, 1m इक्वल टू 3W। इसका मतलब m की इफिशियंसी 3 है और w की इफिशियंसी 1। m की वैल्यू 3 और w की वैल्यू 1। m और w क्या है? m आदमी की इफिशियंसी है और w औरत वुमेन की इफिशियंसी है। लेकिन मुझे पता है जो टोटल काम है भाई, वो जो टोटल वर्क है वो क्या है? 12 मैन प्लस 18 वुमेन का कितने दिन का काम है? 10 का। अब मैं क्या करता हूं, टोटल काम m की जगह 3 रख देता हूं, तो 12 या 36, w की जगह 1 रख देता हूं 18 इंटू 10, ये हो गया टोटल काम। 6 8 14, 3 1 4 5 54 गुणा 10 540। अब इस 540 काम को किससे करवाना है? 2 मैन और 3 वुमेन, तो इसको 2 मैन और 3 वुमेन से करा दो, क्योंकि भाई टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी? 2 आदमी और 3 औरतों की इफिशियंसी। तो 540 तो यहां हो गया। मैन की इफिशियंसी 3 निकाली थी तो 6, वुमेन की इफिशियंसी 1 निकाली थी 3, तो 540 बटा 9, 9 छंग 54, कितने दिन आ जाएगा आंसर? 60 डेज। तो 2 मैन और 3 वुमेन को कितने दिन लगेंगे? 60 डेज लगेंगे टोटल काम पूरा करने में। करेक्ट आंसर इज ए। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशाओं में चल रही हैं। देखिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चले और अपोजिट डायरेक्शन में चले। अगर रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? v1 प्लस v2 हो जाती है, दोनों की जुड़ जाती है। और जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? v1 माइनस v2 हो जाती है। सही है, दैट इज रिलेटिव स्पीड। कह रहा धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर सकती है। कौन? तेज से चलने वाली गाड़ी। तो कह रहा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? वो होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम। और ये स्पीड कौन सी? रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो इनका डिफरेंस, तो 59 माइनस 32, 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, ये आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना लगा है? 16 सेकंड। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में किससे गुणा करके बदल लूंगा? 5/18 से, इंटू में 16, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 अट्ठे 16, तो 5 तिया 15 अट्ठे 120, तो ये आ गया आपका 120 मीटर। क्योंकि बेटा ये आ गया मीटर पर सेकंड और ये सेकंड में आ गया था, तो क्या बचा? ये 120 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर इज 120 मीटर, 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17। 67 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। देखिए 67 मीटर लंबी ट्रेन 33 मीटर की सुरंग को पार करती है। देखिए जब भी 2 ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी दोनों की लंबाई होती है तो हमेशा जो डिस्टेंस कवर होती है वो दोनों की लंबाई होती है। चाहे ट्रेन 1 ट्रेन 2 हो, तब भी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो दोनों की लंबाई होगी। अगर ट्रेन सुरंग को पार करती है तब भी दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो दोनों की लंबाई होगी। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो आदमी एक पॉइंट की तरह काम करता है, तो वहाँ जो कवर की गई टोटल डिस्टेंस है वो ट्रेन की लंबाई होती है। लेकिन क्योंकि ट्रेन सुरंग को पार कर रही है तो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो दोनों की लंबाई हो जाएगी, और दोनों की लंबाई हो जाएगी 67 प्लस 33, 100 मीटर। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। टाइम कितना लगा? 10। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड। और ये किसकी स्पीड होगी? ट्रेन की, क्योंकि सुरंग की थोड़ी स्पीड हो जाएगी। यानी ये जो केवल स्पीड है किसकी है? ट्रेन की। यानी जो ट्रेन सुरंग को पार कर रही है वो कितनी देर में पार कर रही, किस स्पीड से पार करेगी? 10 मीटर पर सेकंड से। अब वो कह रहा है कि 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय। अब प्लेटफॉर्म को पार नहीं करना, किसे करना है? आदमी को। और आदमी किसकी तरह काम करेगा? पॉइंट को। यानी यहां जो डिस्टेंस कवर होगी वो केवल ट्रेन की लंबाई कवर होगी। तो कह रहा है समय बताइए। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी जो वो डिस्टेंस कवर करेगी वो तो ट्रेन की लंबाई होगी, वो कितनी है? 67 मीटर। और जब ट्रेन आदमी को पार करेगी तो ट्रेन रिलेट स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड, क्योंकि आदमी तो खड़ा है तो स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यानी इसको कितना टाइम लगेगा? 6.7 सेकंड लगेंगे। करेक्ट आंसर इज बी। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है,
आंसर आ जाएगा 6.7 सेकेंड्स। चलिए 18वें सवाल की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा निखिल और रितु की आय का अनुपात 2:1 है। निखिल और रितु 2:1, ये क्या है, इनकम। एक्सपेंडिचर किस रेशो में है इनका, 5:3। अब कह रहा है इनकी जो सेविंग्स है वो 10,000 रुपये है दोनों की, और उसका रेशो कितना है, 4:1, यानी दोनों की सेविंग 5, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, 10,000, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 2,000। यानी इसकी सेविंग निखिल की तो हो गई 8,000 और रितु की सेविंग हो गई 2,000। इसको आप यहाँ लिख दीजिए 8,000 एंड 2,000। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड लगाना है, कई बार बता रखा है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 3 × 2 6, 5 × 1 5, 3 × 8 24,000, 5 × 2 10,000। इन दोनों का डिफरेंस 14,000, इन दोनों का डिफरेंस एक की वैल्यू 14,000, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 14 के, तो ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा 28,000, ये कितना है 1, ये हो जाएगा 14,000 14,000। तो आंसर हो गया 28,000 और 14,000। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। एक लड़के के कितने, ये पास मार्क्स हैं, एक लड़के के 20% आते हैं और कितने से फेल हो जाता है, 5 से, और दूसरे का कितना आता है, 30% आते हैं और वो जो स्कोर है पास होने वाला उससे कितने अधिक हैं, 20। तो यहाँ कितने आ गए, 20। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 10%, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 25, यानी 10% की वैल्यू 25, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 250। अगर आपसे ये पूछ लेता पेपर कितने नंबर का है तो सवाल होता 250, लेकिन ये नहीं पूछा, ये पूछा कितने % मार्क्स पर पास हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे इस बात पर, यहाँ तक आ गए 20%, अगर 5 नंबर और हो जाते तो पास हो जाता। तो इन 5 नंबर को परसेंट में बदल लो, कितने हैं स्कोर, 250। तो ये जो 5 है ये 250 का कितने % है, 1/50, 1/50 का मतलब 2%, तो 20% तो यहाँ तक और 2% ये, तो अगर इसके 2% और आ जाते तो पास हो जाता। तो 20 + 2 कितने %, 22%। आप ऐसे भी कर सकते थे, इस 20 को % में बदल देते और 30 में से ये जो % आती है उसे घटा देते, पास मार्क्स आ जाते। दोनों में से जैसा आपको बेहतर लग रहा हो वैसे कर लें। करेक्ट आंसर है 22%। कह रहे एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबको पता है भाई, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 250, चाल कितनी है 50, तो कितने घंटे का समय आ जाएगा, 5 आवर्स का समय आ जाएगा। करेक्ट आंसर है बी। 21 कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है कि ये टोटल 40 हैं, क्रिकेट खेलने वाले 15 हैं, और मेरे भाई टेनिस खेलने वाले कितने हैं, ये भी 15 हैं, ये भी 15, ये भी 15, और 5 छात्र दोनों खेलते हैं, दैट इज कॉमन 5। तो कह रहा है दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलता। तो ये 15 हैं, ये 15 हैं, ये 5 है, तो ये कितना बचा, 10। तो 15 वाला तो ये हो गया और 10 वाला ये, तो 25। 25 तो ऐसे हो गए जो एक खेल खेलते हैं या दोनों खेल खेलते हैं। तो जो कोई भी नहीं खेलते, 40 में से 25 को हटा दो, कितने बचे, 15, यानी 15 ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। करेक्ट आंसर इज बी, 15 आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखेंगे एक बार। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम पर खरीदता और इसे 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि 25% लाभ पर बेचा, तो 100 की वस्तु को उसने 125 पर बेच दिया होगा। अगर उसे 35% कम में खरीदता, 35% कम में खरीदता तो 65 में खरीदता, और 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का प्रॉफिट होता। अब ये जो 36% का प्रॉफिट होगा ये तो इस पर होगा ना। अब 36% निकालना है मुझे, किसका, 65 का। तो 65 का 36% कैसे निकालूंगा, पहले 65 का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 65 का 36%, या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 13 × 5 का 36%। तो भाई मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 36 × 5, इसका मतलब कितना हो गया, ये 360, 180 का 13%। बात तो सेम ही है। तो 180 का 13% निकाल लो आप, तो 13, 18 × 54 का 4, कैरी लगा 5, 18 के ना 18 और 5 23, यानी 23.4 आ गया। 23.4 का प्रॉफिट हुआ, तो 65 पे 23.4 का प्रॉफिट होगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई कितना, 0.4, 5, 3, 8, 6, 2, 8,
88.4, यानी अब जो वस्तु है वो 65 की वो कितने में बिक रही है 88.4, लेकिन उसने कहा अगर 732 कम में बेचे, यहां बिक रही थी 125 में, यहां बिकी है 88.4 में। तो भाई अगर ये 88.4 है, ये 125 है, तो अगर ये 100 होता तो 25 की तो यहां कमी रह जाती, और ये कितना है 11.6, यानी मेरे हिसाब से ये आ गया 36.6। और इस 36.6 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 732। दोबारा समझाता हूं, अगर 100 कॉस्ट प्राइस था तो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा था 125 में, अब उसने 35% कम में खरीदा, 65 में खरीदा, लेकिन प्रॉफिट हो गया 36%। 36% का मतलब 23.4 रुपए का प्रॉफिट, यानी अब कितने में बिकी 88.4 में। पहले बिक रही थी 125 में, अब बिकी 88.4 में। कितने कम में बिकी 36.6 में, और इसकी वैल्यू 732। इसे पॉइंट को हटाओगे 0 आ जाएगा, ये सीधा सीधा 2 बार जा रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 हो जाएगा। 100 की जब 20 में गुणा करोगे तो आपका जो मार्क प्राइस है वो, सॉरी, जो आपका क्या है कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 23, ये डीआई का सवाल है। देखिए भाई, इसको अगर आप डिटेल करेंगे तो ये कह रहा है कि टोल संग्रह कितना है 4910, ये दे रखा 4910। अब इसको 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जाएगी, यानी 4910 पर 20% और, तो यानी 120%। अब एक बात देखिए, या तो आप इसको पूरा सोल्व कर लो, 4910 गुणा 120/100, क्योंकि भाई 20% का कमीशन है तो 20% मतलब और एक्स्ट्रा, तो 120%। या आप एक काम कर लो कि भाई अगर ये 4910 है, अगर ये 100% भी होता और ये 4900 होता, क्योंकि देखो यहाँ 52 है, यहाँ 58 है, यहाँ 55 है, यहाँ 48 है, मतलब लगभग 300-400 का अंतर सभी में है। तो अगर ये 4900 होता और मैं इसका 120% निकालता, तो 4900 का 100% तो 4900, इसका 20% तो 49 का 20%। अगर 4900 का 20% निकालना है आपको तो कितना आ जाता 980। भाई अगर 4900 का 10% निकालना है तो 490, और 20% निकालना तो इसका जस्ट डबल, तो 490 का डबल कितना 980। अब देखो ये 5000 और 900, 5900 और 100 कम, 5800 के आसपास वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और 5800 के आसपास कौन सा है, केवल ऑप्शन बी है। इसका मतलब कैलकुलेशन यहां भी नहीं करनी थी, आप पूरी कैलकुलेशन ना करें कि पता चला पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 4900 इंटू 120/100, या इतना भी नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट डीएस लगाइए। देखिए इसका 120% निकालना है आपको, 120% निकालना है तो इसका डीएस कितना हो गया 4 + 1 5, और इसका डीएस 3, तो 5 × 3 15, 15 का डीएस 6, इसका डीएस 6 है। कौन से ऑप्शन का डीएस 6 है, 5 4 9, इसका डीएस 7 नहीं हो सकता, 5 5 10, इसका डीएस 1 नहीं हो सकता, 5 4 9 8 4 12, इसका डीएस 3 नहीं हो सकता। इसका चेक कर लो, देखो 9 5 और 8 13 और 2 15, 15 का डीएस 6, सवाल का डीएस 6, इस ऑप्शन का डीएस 6, डायरेक्ट डीएस लगाओ, कैलकुलेशन खत्म। तो इन जितने भी आपके मैथ में ये 24-25 सवाल आए हैं, इसमें कम से कम 7-8 सवाल ऐसे हैं जिन्होंने डीएस की हेल्प से जिनकी कैलकुलेशन बहुत कम हो गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो डीएस वाला चैप्टर है उसको आप अच्छे से कर लें एक बार। ए बी सी का औसत वजन 60 है, अगर ए बी सी का एवरेज 60 है तो ए बी सी कितने लोग हैं 3, और इनका एवरेज है 60, यानी यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 180 आ गई। ए प्लस बी का औसत, तो ए प्लस बी कितने लोग हैं 2, तो 2 का एवरेज है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 30, तो ए प्लस बी कितने आ गए यहां से 60। बेटा जब ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 और बी प्लस सी इसका एवरेज कितना दे रखा है 70, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 140। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए और बी कितनी बार आ जाएगा 2 बार, और सी कितनी बार आ जाएगा 1 बार, तो ये कितना हो गया 60, ये 140, ये कितना 200। और यहां से अभी हमें पता चला कि यहां से भाई a प्लस बी प्लस सी कितना है 180, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है 180, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 200 में से 180 घटा दो, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 20। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करनी थी, गुणा करनी थी, आंसर आ जाएगा कितना 20, तो आंसर आ गया आपका 20। बेस्ड ऑन वेन डायग्राम,
ये कह रहा है 140, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 140 स्टूडेंट्स हैं, 60 विद्यार्थी गेम खेलना पसंद करते हैं। तो गेम कितने वाले हैं, गेम वाले 60 हैं। इंडोर गेम, ये वीडियो गेम है, इंडोर गेम कितना खेलना पसंद करते हैं, 75%। आउटडोर गेम, आउटडोर गेम कितना, 75। लेकिन फिर ये कह रहा है इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों। तो 30 पहले अब आप क्या करो, कॉमन पार्ट देख लो। 8 सभी को खेलना पसंद करते हैं, तो जो सब में कॉमन है वो 8। अब यहां आएंगे, इसके अतिरिक्त 30 इंडोर और आउटडोर, इंडोर और आउटडोर दोनों को 30, तो यहां हो गए 8, तो यहां बचे 22, तो तभी तो ये पूरा बॉक्स 30 का बना है गोला ये। तो 22 यहां, 8 यहां, 30। कह रहा 18 वीडियो गेम और आउटडोर, वीडियो गेम और आउटडोर 18, तो ये 8 यहां आ गए, तो यहां कितने बचे, 10। 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों पसंद है, वीडियो गेम और इंडोर गेम 42 को, तो यहां आ गए, ये कितना आ गया आपका, यहां 8 हैं, यहां कितने हैं, 42। वैसे तो इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। 42 में से 8 गया आपका, तो ये आ गया 34। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि बैन आरेख का प्रयोग करके बताइए जो केवल आउटडोर खेलते हैं। तो आउटडोर, क्योंकि मुझे आउटडोर निकालने थे, तो चाहे मैं इस वाले को ना भी निकालूं, आउटडोर वाला तो ये रहा, आउटडोर खेलने वाले 75। लेकिन कह रहा केवल आउटडोर, तो केवल आउटडोर वाले तो ये हैं, ये इसके साथ साथ कोई दूसरा भी गेम खेल रहे हैं, तो 22 और 8 30, 30 और 10 40। तो आउटडोर खेलते हैं 75, लेकिन आउटडोर के साथ साथ दूसरे गेम भी खेलते हैं कितने, 40। तो केवल आउटडोर वाले कितने बचे, 35। तो केवल आउटडोर वाले कितने हैं, 35। देखिए भाई, मैथ्स के 26 क्वेश्चंस आए हैं, जो अब तक यूपी पुलिस के पेपर में 10-12 सवाल आते थे, और बच्चा सोचता था कि 2-4 भी कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। अब ऐसा नहीं है, यूपी पुलिस के पेपर में 26 सवाल आ रहे हैं, और देखना 26 सवाल में से कम 7 से 8 सवाल ऐसे हैं जो हमने डीएस की सहायता से, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो रही थी। तो कैलकुलेशन पर मेन फोकस करना है। कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा हो, लेकिन कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, डीएस का यूज करके आना है। बाकी ऐसे ही हम और वीडियो जैसे जैसे पेपर की शिफ्ट आती रहेंगे, हमारे पास पेपर्स आते रहेंगे, हम उनका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर कराते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।